पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम इनसाइट्स विद विशाल सूद में। प्रोग्राम हम करेंगे 3 सेगमेंट्स में, जिसमें हम बात करेंगे नेशनल अपडेट्स, इंटरनेशनल अपडेट्स और पंजाब की मुख्य खबरों के बारे में। आज भी डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पंजाब टुडे चैनल विशाल सूद सर। वेलकम सर। थैंक यू गुरलीन। सर, जोशीमठ सिंकिंग की बात करते हैं। सैटेलाइट इमेजेस से ये पता लगाया जा सकता है कि जल्द ही जोशीमठ कोलैप्स होने वाला है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं और हु इज टू बी रिस्पॉन्सिबल? लुक, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेट्स से कि आईआईटी रोपड़ ने और इसरो ने थ्रू सैटेलाइट्स दे हैव डन अ वेरी डीप स्टडी अबाउट इट। जो जोशीमठ था वो सिंक कर रहा था। अब एक पावर जनरेशन कंपनी विच वाज डिगिंग अ टनल विच वाज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी, राइट, वो भी थ्योरेटिकली रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, बट देयर आर नो साइंटिफिक फैक्ट्स अराउंड इट। पर मेरे को ये लगता है इससे सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो मिलता है कि जो हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में जो हम अपनी पॉपुलेशन और फॉर आर ग्रीड फॉर लैंड एंड यूजिंग एवरीथिंग फॉर कंस्ट्रक्शन, जो हम कंक्रीट चीजें बनाए जा रहे हैं विदाउट रिस्पेक्टिंग द इकोसिस्टम, जो हमारे पुरानों में लिखा हुआ है, जो हमारे एक इंडिक सिविलाइजेशन थी जहां पे हम नेचर की भी रिस्पेक्ट करते थे, हम उससे हटके जो एक वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के अंडर जहां पे एवरीथिंग इज मटेरियल, कि जितना मटेरियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर इज देयर, हमें उससे हटना चाहिए। ये वो चीज दिखा रहा है कि जहां पे आप नेचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, नेचर को वैल्यू नहीं कर रहे। हमारा मजाक उड़ाया गया जब हम अपने नेचर की पूजा करते थे, हम फायर की, हम पेड़ों की, हर चीज की पूजा करते थे, क्योंकि हम साइंटिफिकली माइंडसेट वाले थे, हम जानते थे इसकी वैल्यू क्या है। जब आप रिस्पेक्ट, पूजा करने का मतलब आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो हमारा एक सिविलाइजेशनल मजाक उड़ाया गया कि व्हाट वी आर डूइंग। और आज पूरी दुनिया उस इकोलॉजिकल अब मैं बोल रहा हूं कि एक डिजास्टर के पास खड़ी है बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट, जहां पे हमने हर चीज का एक्सप्लॉयटेशन करनी है, चाहे वो दूसरी रेस हो, चाहे वो दूसरी कंट्री हो। और ये एक वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का एक नेगेटिव इंपैक्ट है, जहां पे नेचर की इतनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो चुकी है कि आज उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगेन वेस्टर्न कंट्रीज को कम हो रहा है, यूरोप को कम हो रहा है, अमेरिका को कम हो रहा है। जो पुअर कंट्रीज हैं, जो इमर्जिंग कंट्रीज है, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे उसका नुकसान हम ज्यादा सह रहे हैं। कोस्टल सिटीज में बांग्लादेश का आप हाल देख लीजिए, और भी कई कोस्टल सिटीज का हाल देख लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि हमें नेचर को अंडरस्टैंड डीपली करना पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और उसके बेसिस पे हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेने पड़ेंगे। सर, मोदी गवर्नमेंट के सेकेंड टेन्योर में लास्ट बजट सेशन अनाउंस होने वाला है एंड सेंटर में अनाउंस मेजर स्कीम्स फॉर द सिटीजंस। व्हाट इज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस बजट सेशन? देखो, दिस विल बी दी आइडियली, एक्चुअली इट विल बी अ सेकंड लास्ट बजट, दिस विल बी लास्ट फुल बजट। ओके। तो देखो, 2-3 चीजें हुई हैं जो इस बजट को इंपैक्ट करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि जो ऑयल प्राइसेस थोड़े से कम हुए हैं, तो सब्सिडीज गवर्नमेंट को कम देनी पड़ी हैं, जिससे कुछ रेवेन्यूज फ्री हुए हैं। अब गवर्नमेंट को एक बैलेंस बनाना है। दूसरा, मेक इन इंडिया, अगेन बिकॉज ऑफ ये यूक्रेन वॉर और जो कोविड के कारण सारी दुनिया को भी समझ आ गया और इंडिया को भी समझ आ गया कि अपनी सप्लाई चेन्स को हमें, स्पेशली जब इतने करोड़ों लोगों की लाइफ का सवाल होता है, तो सप्लाई चेन्स को प्रोटेक्ट करना होता है। तो मेक इन इंडिया की इंकरेजमेंट, मेक इन इंडिया को इंकरेज करने के लिए उसके ऊपर बजट लगाने पड़ेंगे। और डेमोक्रेसी है, लोगों की वोट जीतनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स भी अनाउंस करेगी। उसमें इनकम टैक्स स्लैब का चेंज होना काफी चर्चा में है, काफी उसकी पॉसिबिलिटी है कि जो लोग एम्प्लॉइज हैं उनका जो टैक्स पे आउट होगा वो कम होगा, और जो टैक्स की कैटेगरी है वो थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी। वो मेरे को लगता है कि एक वेल नीडेड चीज है, क्योंकि जो करंट टैक्स स्लैब है और जिस तरह से आजकल खर्चे हैं, मेरे को ये लगता है कि 5 लाख के ऊपर अगर आप बोलते हो जी आपको टैक्स देना चाहिए, विच आई थिंक इज अनफेयर। मेरे को लगता है टैक्स स्लैब को सिग्निफिकेंटली एटलीस्ट 20-30% कम से कम और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि एक बंदा जो इनकम जनरेट करता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, उसकी इंडिविजुअल इनकम तो है थ्योरेटिकली, पर वो अपने पूरे परिवार का खर्चा करता है, अपने बच्चों की फीस दे रहा है, वो अपनी फैमिली को चला रहा है, वो रेंट दे रहा है, राइट, वो कभी बीमार होता है तो उसकी दवाइयां पे कर रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट कि जो बंदा महीने के 50,000 रुपए, 60,000 रुपए भी सिर्फ अपनी पूरी फैमिली चलाने के लिए सोल ब्रेड विनर है, उसको टैक्स स्लैब में लेके आना इस अनफेयर, स्पेशली जब इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो बंदा तो हर चीज में टैक्स प्रैक्टिकली दे ही रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि पर्सनल टैक्स की स्लैब एटलीस्ट 10 से 11 लाख पे शुरू होनी चाहिए। मेरे को, हालांकि ये होगा नहीं,
गवर्नमेंट करेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम लोग पर्सनल टैक्स दे रहे हैं जी। दूसरा, जो हाईएस्ट स्लैब है अगर उसको कम किया जाए, जो 30% वाली स्लैब है जो 10 लाख से ऊपर शुरू हो जाती है, अगर उसको संभव हम 20% पे ले आए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे टैक्स पेयर्स डबल हो जाएंगे। आप सिंपल सी कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर टैक्स पेयर्स आपके डबल हो जाते हैं, अपनी इनकम जो पहले भी चलो जो 30% में भी दिखा रहे थे, वो जो बिजनेसमैन है वो और ज्यादा शो कर पाएंगे। तो आप देखिए आपकी टैक्स कलेक्शन मल्टीप्लाई होगी, इससे कम नहीं होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो मेरे को ये लगता है कि ये सर्टन एस्पेक्ट्स अगर हमारी गवर्नमेंट कंसिडर करे, उसमें ये एक मेक इन इंडिया के लिए और स्पेशली इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए, आज हम नेशनल सिक्योरिटी एक मेजर विद द राइज ऑफ चाइना, नेशनल सिक्योरिटी एक हमारे लिए बहुत मेजर तवज्जो का पार्ट है। उसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, आज इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज नेशनल सिक्योरिटी को सिर्फ आप बॉर्डर के पर्सपेक्टिव से मत देखो, आज आपको टेक्नोलॉजी से इंटरनल डाटा कैसे यूज हो सकता है, ये जो हम फ्री स्पीच की बात कर रहे थे, राइट, इंटरनेट के थ्रू कैसे वो जो फेक न्यूज के थ्रू कैसे आप फिशर्स क्रिएट कर सकते हो, प्रोपोगेशन हो सकता है, आज आपका दुश्मन देश आपके अंदर सेंध लगा सकता है थ्रू टेक्नोलॉजी। तो इन सब चीजों के लिए नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बजट में स्ट्रॉन्ग चीजें आनी चाहिए जी। एंड अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस बार आएगा, मेक इन इंडिया की सब्सिडीज, जो ताकि इंकरेजमेंट करे और भी इसको वाइड स्प्रेड करना पड़ेगा। आज हम मोबाइल्स, एलईडीज ऐसी कुछ चीजें इंडिया में बनने में काफी ग्रोथ हुई है, बट जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं जैसे ट्रांसमिशन, आज हम कितना चाइना पे डिपेंडेंट है, जितने भी बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें सारी ट्रांसमिशन, सारी चीजें चाइना से आते हैं, क्रिटिकल इक्विपमेंट चाइना से आता है। अब गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाया है, पर किसी और कंट्री से फिर और महंगा आएगा। तो इन टेक्नोलॉजीज में भी इंडिया को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सब्सिडीज देनी चाहिए। चिप मैन्युफैक्चरिंग जो गवर्नमेंट ने पिछले 1.5 साल से अनाउंस कर रखा है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली एक भी चिप इंडिया में बननी शुरू नहीं हुई है। चिप बनने में तो चलो टाइम लगेगा, पर एक भी फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है। कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट उस पर कैसे आए, इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ही अपने रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। तो मेरे को लगता है कि पर्सनल टैक्स स्लैब में हम मेजरली कर सकते हैं जी। जीएसटी की जो अब स्लैब्स चेंज होती हैं वो बजट में नहीं आती हैं, वो अब इसको रूटीन में लिया जाता है। ओके। और मेरे को ये लगता है कि इंडिया को कैसे अपना जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसके ऊपर भी प्रैक्टिकली मेजर फोकस करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डेफिनेटली इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और हमारी ग्रोथ दिख भी रही है। इस इतने वीक टाइम में जब सारी इकोनॉमीज काइंड ऑफ कोलैप्स कर रही हैं, रिसेशन के पास जा रही हैं, हम अच्छे रेट पे ग्रो कर रहे हैं जी। तो मेरे को ये लगता है कि ये कुछ चीजों का अगर गवर्नमेंट इस बजट में, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, और इन चीजों पे कोई ना कोई एक्शन भी जरूर होगा, इसके लिए मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ। आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान, पर यूएई और सऊदी अरब ने काफ़ी बड़ी मदद की है, फाइनेंशियल हेल्प की है। क्या लगता है कि इस आर्थिक संकट से जल्द निकल पाएगा पाकिस्तान? लोग जो सिनेरियो हैं, जो उनके लक्षण नज़र आ रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स के, उनकी मिलिट्री के, जो कंट्रोल करती है मेजर उनके एक्सपेंसेस को, उनके बहुत जल्दी इस आर्थिक संकट से निकलने के चांसेस आर वेरी रेयर। ये एक टेम्परेरी है, आपकी बाजू कटी है और यूएई ने आके उस पर बैंडेड लगा दी है। ये 15 दिन 20 दिन के एक्सपेंस कवर करेगा। एट द सेम टाइम जो इन्फ्लेशन है, जो सोशल अनरेस्ट है, आज वो समहाउ रिलीजियस बिगटिज्म को लेके उससे देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इतना टर्मोइल, वहां पे मिडिल क्लास तो प्रैक्टिकली वाइप आउट हो गई है। यहाँ कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, जो मिलिट्री रूलर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, कुछ बिजनेसमैन जो उनके दोस्त हैं, या बहुत गरीब, या गरीब अनपढ़ तबका बनता जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले आपने वीडियो देखी होगी, लिफाफों में वो गैस दे रहे हैं, कुकिंग गैस, तो उनके पास सिलेंडर भी खत्म हो गए हैं। तो मेरे को ये लगता है कि उनको अपने आप को इंटरनली एक रीथिंक करने की जरूरत है। वहां पे फंड्स आते हैं, करप्शन इतनी ज्यादा सिस्टमिक है, आप देख लीजिएगा जल्दी उनके टॉप मिलिट्री लीडर्स और पॉलिटिशियंस लंदन में, जैसे ही वहां पे फंड्स आते हैं, ये कहते हैं लंदन के अंदर घरों के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके टॉप के लोग वहां से पैसा चोरी करके लंदन में घर खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, और सारा पैसा बाहर चला जाता है। तो ये पेमेंट का जो उनका ये सस्टेनेबल मॉडल है ही नहीं। सऊदी अरेबिया ने भी बोला कि हम $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। कहां पे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, वो देखने वाली बात है। बट अल्टीमेटली पाकिस्तान की ये अनस्टेबिलिटी इंडिया के लिए भी रिस्क है। जो देश फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाते हैं, राइट, जिन देशों के अंदर, और स्पेशली न्यूक्लियर वेपन,
कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो हमारे देश के लिए या पूरी दुनिया के लिए वो एक खतरे का, वहाँ पे टेररिज्म की फैक्ट्रीज हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो मेरे को ये लगता है कि ऐसे देश के जब फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो है ही है, और अब मिलिट्री लीडरशिप भी वीक होती जा रही है वहाँ पे। अभी तक मिलिट्री ने उनके सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रखा था, पर नाउ मिलिट्री लीडरशिप पे भी इतनी एलिगेशंस लग रही हैं कि दे आर आल्सो गेटिंग पीक। तो मेरे को ये लगता है कि इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, और हमें एक्चुअली में, हम कई बार इंडियंस खुश होते हैं, देखो पाकिस्तान कितना गरीब हो गया और हम कितना अच्छा कर रहे हैं। वी शुड प्रे फॉर देयर सक्सेस। आपका नेबर अगर सक्सेसफुल हो, इज डूइंग वेल, इज गुड फॉर योर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक वी शुड होप कि वहां पे गुड सेंस विल प्रिवेल, वो अपने लोगों को जिहादिज्म की बजाय अच्छी एजुकेशन की तरफ, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएंगे और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचेंगे। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, ऑपोजिशन पार्टीज इसको एज एजेंडा यूज कर रही है फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस, क्या फर्क है इन दोनों में? देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम हैज बिकम अ मेजर डिमांडिंग पॉइंट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ने भी पार्लियामेंट्री कमेटी को लिखा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लाई जाए, और ऑफ कोर्स कांग्रेस की विक्ट्री में मेजर क्रेडिट लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की जो उनकी अनाउंसमेंट थी उसको दे रहे हैं, और पंजाब सरकार भी ये लाना चाह रही है। देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो मार्केट रिस्क को दरकिनार करते हुए इंश्योर करती है कि जो भी एम्प्लॉय रिटायर होगा जी, उसको उसकी लास्ट सैलरी का 50% पेंशन में मिलेगा, और महंगाई के हिसाब से उसकी पेंशन बढ़ती जाएगी। बट गवर्नमेंट के पास इसके लिए कोई सेपरेट फंडिंग नहीं थी पेंशन को फंड करने के लिए। अब जैसे जैसे विद बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती गई, वो अनवायबल होता रहा। तो सरकार को ये लगना शुरू हो गया कि इस पेंशन स्कीम के कारण काफी संस्थान हमारे बेसिकली उनका दिवाला निकल जाएगा। तो दे बॉट ए न्यू पेंशन स्कीम जिसमें एम्प्लॉय की भी कंट्रीब्यूशन थी और गवर्नमेंट की भी कंट्रीब्यूशन थी, और उसके लिए एक फंड क्रिएट किया गया, और उस फंड को मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स में लगाया जाता था, और उसके थ्रू उनको पेंशन दी जाती थी। अब मैं बेसिकली, अगर जो एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं एक एज के बाद, उनका ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ झुकाव ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि वो, देखो पेंशन का पर्पस क्या है कि जब बंदे ने अपनी प्रोफेशनल जर्नी पूरी कर ली है, वो फाइनेंशियली सेफ रहे और डिग्निफाइड लाइफ जी पाए। उसका काम मार्केट के रिस्क को मेजर करना नहीं है जी। तो मेरे को ये लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो मेजर पर्पस के लिए बनी थी कि आफ्टर यू हैव डन अ गुड जॉब फॉर 30-40 इयर्स, यू हैव सर्व्ड द सोसाइटी, एक सिक्योरिटी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए सारे एम्प्लॉइज चाहते हैं जी। और उसमें क्योंकि डेरेंस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता भी मिलता था, तो आपकी पेंशन अकॉर्डिंग टू दी महंगाई वो बढ़ती रहती थी। साल में 2 बार डेरेंस अलाउंस उसके अंदर आता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अब मेरे को ये लगता है कि गवर्नमेंट एक मिडल पाथ ले सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि जहां पे भी ओल्ड पेंशन स्कीम का प्रॉमिस कोई भी पार्टी करेगी, और एक मेजर, क्योंकि अब जैसे हम बोल रहे हैं कि अब रिटायर्ड लोगों की भी पॉपुलेशन काफी बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ द हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो एक मेजर वोट बैंक है। और सिर्फ रिटायर्ड बंदा नहीं, उसकी फैमिली पे भी इंपैक्ट आता है, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी फिर सपोर्ट करेंगे, और इस चीज ने एक मेजर बेनिफिट दिया है कांग्रेस को हिमाचल इलेक्शन में भी। तो मेरे को ये लगता है कि गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि एक यूनिवर्सल इनकम की हम जैसे बात करते हैं कि एक बंदे ने जिसने अपनी एक इनिंग्स खेल ली है, उसने सोसाइटी को सर्व किया, अपना काम किया है, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इट शुड बी इंश्योर्ड। तो उसकी फंड का भी अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सून यू विल सी अ न्यू काइंड ऑफ न्यू पेंशन स्कीम, जो ओल्ड पेंशन स्कीम और जिसके अंदर जो आउटफ्लोज होंगे, मतलब कि जो पेंशन मिलेगी वो एज पर द नॉर्म्स ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी जी। बट उसके लिए फंड भी और कॉर्पस भी जनरेट करना पड़ेगा, तो उसमें कंट्रीब्यूशन आएगी जिसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी होगी और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी होगी। तो मेरे को ये लगता है कि इस तरह की जो पेंशन स्कीम है दैट विल डू सर्व अ बेटर पर्पस, क्योंकि अल्टीमेटली जो बुजुर्ग लोग हैं कई बार उनके बच्चे भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, और जिसने एक डिग्निफाइड और एक अच्छे तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया है, तो उनको सर्टन लेवल की उस एम्प्लॉय को पेंशन मिलनी ही चाहिए। ਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੂਗਾ? देखो,
ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਈ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐਂਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੈਂਸਮ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ? ਵਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਸ਼ੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨ ਆਰ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਨਾ ਜੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਲੌਗ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੇ ਤੇ ਹੀ ਜੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾ, ਜੇ ਚਾਹ ਪੀਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਲੰਚ 'ਚ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ 'ਚ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਵੈਲਿਊਬਲ ਫੀਡਬੈਕ। Stay connected for such meaningful insights and do not forget to subscribe to our channel and download our app.